काल की आर्थिक व्यवस्था और मौर्य काल का समाज कैसा था, इसको और देख लेना है, ठीक है ना। इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। जब राज्य की प्रकृति आपको पता होनी है तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, मौर्य अर्थव्यवस्था, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। देखो, इस अर्थव्यवस्था में हमको दो चीजें विशेष रूप से पढ़नी है। एक तो अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं क्या है, और मौर्य अर्थव्यवस्था एक राजकीय या राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, इसको देखना है। ये दो रूपों में हमको मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को समझना है कि मौर्यकालीन की जो अर्थव्यवस्था उसकी सामान्य विशेषताएं क्या हैं, और मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में राजकीय नियंत्रण को भी थोड़ा सा हमको समझना है कि राजकीय नियंत्रण कैसा था, क्योंकि अलग से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, सामान्य विशेषताओं में क्या बताना है कि भाई मौर्य साम्राज्य आप जानते हो बहुत बड़ा है, 5 प्रांत हैं, पूरा उत्तर दक्षिण पूरब भारत, उत्तरा पक्ष दक्षिणा पक्ष सुवर्णगिरी, बहुत बड़ा एरिया मौर्यों के पास था, ठीक है। और आप ये अच्छे से जान रहे हो कि बड़ा साम्राज्य बिना मजबूत अर्थव्यवस्था के टिक ही नहीं सकता। भाई, हमने राज्य का जो विकास क्रम देखा था, राजा की उत्पत्ति जहां से चालू हुई, वहां से अपन ने देखा था कि राजा के लिए चाहिए क्या है कि उसके पास टैक्स ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि उसी टैक्स से वो सेना रख पाएगा और उसी सेना के माध्यम से साम्राज्य विस्तार करेगा और साम्राज्य को सुरक्षा कर पाएगा। तो मेन आधार तो क्या है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। और जब तक इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी तब तक कोई एम्पायर खड़ा ही नहीं हो सकता। एम्पायर खड़ा ही तब तक है जब तक उसके पास इकोनॉमिक पावर है, जैसे इकोनॉमिक पावर खत्म, साम्राज्य खत्म। इसलिए मौर्य साम्राज्य यदि इतना बड़ा है, इसका मतलब है कि उसकी अर्थव्यवस्था अत्यंत समृद्ध थी। कल टैक्स कलेक्शन के रूप में भारी पैसा आ रहा था उनके पास। जब तो इतनी भारी भरकम नौकरशाही रख रहे हैं, 18 उनका तीर्थ, फिर 30 के आसपास अध्यक्ष, फिर प्रांतों में अलग व्यवस्था, निचले गांव लेवल तक की व्यवस्था की गई है। फिर सेना अलग से है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सैनिकों को वेतन दे रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था बहुत समृद्ध अवस्था में थी, ठीक है। अब देखो, जब समृद्ध अवस्था में थी तो स्वाभाविक सी बात है, ये देखना है कि इनकी अर्थव्यवस्था में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो क्या है, कृषि ही है, पहले नंबर पर कृषि ही है। उद्योग व्यापार वाणिज्य है लेकिन वो सेकेंडरी है। सबसे पहले तो कृषि और पशुपालन ही है। और कृषि और पशुपालन एक टाइप से यह है कि इस मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का आधार है कृषि और पशुपालन, और इसलिए राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पालन, देखो 3 चीज हैं, कृषि, पशुपालन, और यदि व्यापार वाणिज्य को इसमें जोड़ लिया जाए, व्यापार वाणिज्य, तो इन तीनों के लिए एक शब्द यूज किया गया है अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जिसका नाम है वार्ता। वार्ता शब्द, तो वार्ता शब्द किसके लिए उपयोग में किया गया है, कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य के लिए शब्द यूज किया गया है वार्ता। अब हम कृषि पर बात करेंगे तो देखो, कृषि इस काल में मुख्य पैसा थी, मेन, सेकेंडरी नहीं था। अभी कृषि क्या है, मुख्य व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय। कृषि मौर्य काल में मुख्य व्यवसाय के रूप में स्थापित थी। देखो, इस जो राज्य है, राज्य को कृषि से 2 रूपों में आय होती थी। जो राज्य है वो कृषि से 2 रूपों में आय प्राप्त करता था। राज्य कृषि से 2 रूपों में आय प्राप्त करता था, ठीक है। 2 रूपों में पहला तो क्या है, राज्य की निजी भूमि, राज्य की निजी भूमि,
राज्य की निजी भूमि। मतलब देखो मौर्य काल में सरकारी भूमि होती थी जिस पर राज्य स्वयं कृषि करता था, और इस भूमि से जो उत्पादन होता था वो पूरा की पूरा राज्य के पास जाता था। बहुत बड़ी मात्रा में राज्य के पास भूमि थी। मतलब एक टाइप से उद्योग था, जैसे आज है ना सरकारी पीएसयू होती हैं, सरकारी उद्योग। तो उस समय सरकारी उद्योग के रूप में सरकार कृषि करती थी। मौर्य साम्राज्य, मौर्य शासक की जमीन है, ये सरकारी जमीन है, इसकी जो भी उत्पादन होगा वो कहां जाएगा? सरकार के पास जाएगा। तो एक तो क्या है, राज्य की भूमि होती थी जिस पर वो स्वयं कृषि, राज्य अपने पैसे से कृषि करता था। और दूसरी होती थी जिस पर वो क्या है, कर के रूप में, कर के रूप में, कर के रूप में आय प्राप्त करता था। कर के रूप में मतलब क्या है, जो निजी लोग कृषि कर रहे हैं, आम आदमी जो कृषि कर रहा है उससे वो टैक्स ले रहा है। 1/3 या जो भी राशि रही होगी वो टैक्स के रूप में जो राज्य को पैसा आ रहा है उससे राज्य को आय हो रही है। तो देखो कृषि मुख्य व्यवसाय था, और कृषि दो रूपों में राज्य को आय हो रही थी। एक तो राज्य स्वयं कृषि कर रहा था, और जो लोग कृषि कर रहे थे उससे वो टैक्स ले रहा है भूमि कर के रूप में। मतलब आप इसको लिख लो, भूमि कर, भूमि कर के रूप में। दूसरी बात क्या है, कौटिल्य ने कहा है कि कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। ऐसी कृषि, देखो दो टाइप की कृषि भूमि का उल्लेख किया है यहां पर। एक को कहते हैं आदेव मात्रक, आदेव मात्रक, ये भी एक कृषि भूमि है, और एक है देव मात्रक। दो टाइप की कृषि भूमि का उल्लेख कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में करता है। अदेव मात्रक, अदेव मात्रक ऐसी खेती होती है या ऐसी कृषि होती है जिस पर बिना वर्षा के खेती हो जाती है, बिना वर्षा के खेती होती है, बिना वर्षा के खेती होती है। मतलब यहां पर सिंचाई के साधन बढ़िया हैं, सीधी बात यह है, बारिश की जरूरत नहीं है। देव मात्रक है, यहां पर क्या है, बारिश होगी तभी खेती होगी। मतलब साल में ज्यादा से ज्यादा आप एक फसल ले पाओगे, क्योंकि बारिश का तो 4 महीना है, वहीं जितना पानी गिर गया उतनी ही आपने फसल ले ली, बात खत्म है। ठीक है। तो देखो कृषि के संदर्भ में दो बताया गया है कि दो टाइप की भूमि है, कि देव मात्रक है और एक अदेव मात्रक है। देव मात्रक में क्या है, बिना वर्षा की खेती हो जाती है। बिना वर्षा की खेती का मतलब समझ रहे हो ना, कि वहां पर सिंचाई के साधन है, कृत्रिम सिंचाई हो रही है, और ये सिंचाई के लिए प्रकृति पर निर्भर है। जब बारिश होगी तभी सिंचाई होगी, और नहीं तो सिंचाई नहीं होगी, और पानी नहीं, सिंचाई नहीं होगी तो खेती भी नहीं होगी। ठीक है। और इसीलिए क्या है, इस आदेव मात्रक भूमि के विकास के लिए मौर्य शासकों ने सिंचाई की व्यवस्था की है। क्योंकि देखो कृषि मुख्य व्यवसाय है, इसलिए मौर्य शासक क्या है, सिंचाई की व्यवस्था के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। और सिंचाई की व्यवस्था के लिए, पैसे के लिए हमको कहां से जानकारी मिलती है, जो उन्होंने, एक तो देखो अपन ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही देखा है कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, सुदर्शन झील। और दूसरा मौर्य काल में क्या है, जो कुछ कुएं मिले हैं इनको घेरेदार या छल्लेदार कुएं कहते हैं, घेरेदार कुओं का निर्माण किया गया है। घेरेदार कुओं का निर्माण किया गया है ताकि सिंचाई हो सके, और सिंचाई होगी तो अच्छी तरीके से उत्पादन होगा, जिससे राज्य को आय होगी। तो देखो यहां पर मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हमने क्या बता दिया है कि कृषि, और कृषि में क्या है, सरकारी भी कृषि कर रही है और निजी कृषि हो रही, दोनों से ही सरकार को फायदा हो रहा है। और ये देखो इस सिंचाई का उल्लेख मेगास्थनीज अपनी किताब इंडिका में भी बहुत डिटेल में करता है कि राज्य ने सिंचाई की बहुत बेहतर व्यवस्था की है। ठीक है। तो देखो ये कृषि की बात हो गई, सबसे मेन और मुख्य व्यवसाय क्या है, उनका कृषि है। दूसरे नंबर पर फिर क्या आता है, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य।
इस व्यापार वाणिज्य में भी राज्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। व्यापार वाणिज्य में भी राज्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। वस्तुओं की निर्माण और बिक्री के लिए एक विशेष प्रकार के अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, विशेष प्रकार की कंपनी स्थापित की गई है। कुछ जगह राज्य का एकाधिकार था, राज्य का एकाधिकार, एकाधिकार मोनोपोली, कि इस क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर आएगा ही नहीं, 100% सरकारी होगा। और देखो जो एकाधिकार वाले उद्योग थे जैसे खनन, माइनिंग, नमक, जहाज, अस्त्र शस्त्र, इन सबके उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार था। ठीक है, इन सब में क्या है, राज्य का एकाधिकार था, प्राइवेट प्लेयर को इसमें कोई अनुमति नहीं थी। दूसरा क्या है, एक अध्यक्ष का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है पण्या अध्यक्ष। पण्या अध्यक्ष, पण्या अध्यक्ष क्या है, यह एक टाइप का नियंत्रक या नियामक माना जाता है व्यापारियों के लिए। आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है, पण्या अध्यक्ष। ये पण्या अध्यक्ष राजकीय अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखने का काम करता था। ठीक है, मतलब राज्य बहुत मामलों में हस्तक्षेप करता था। कुछ मामले तो राज्य ने अपने पास रखे हैं, बाकी मामलों में राज्य देखेगा कि कोई व्यक्ति कम तो नहीं तोल रहा है, कोई व्यक्ति मिलावट तो नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति अनएथिकल चीज तो नहीं बेच रहा है। तो राज्य का इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण रोल था। ठीक है, राज्य आर्थिक मामले में अपने पूरे नियंत्रण में रखता था। दूसरी बात क्या है कि इस व्यापार वाणिज्य के तहत, चाहो तो व्यापार वाणिज्य में इतने लिख दो और बहुत सारी चीजों में एक पॉइंट लिख लेना, विदेश व्यापार, विदेश व्यापार ये भी काफी समृद्ध अवस्था में था। विदेश व्यापार भी काफी समृद्ध अवस्था में, पूरी लिस्ट है कि किन किन वस्तुओं का विदेश व्यापार होगा, किन वस्तुओं का विदेश व्यापार नहीं होगा, यह भी बताया गया था। ठीक है, तो विदेश व्यापार भी काफी समृद्ध अवस्था में था। फिर तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में शिल्प के बताएंगे, शिल्प उद्योग, शिल्प उद्योग, शिल्प उद्योग। देखो मौर्य उत्तर काल में शिल्प उद्योग अपने चरम पे पहुंच रहा है, और इस काल का जो चरम उद्योग है वो क्या है, पत्थर, प्रस्तर शिल्प कह सकते हैं उसको, प्रस्तर शिल्प, प्रस्तर शिल्प। भाई अशोक ने अभी देखा अपन ने कि पूरे साम्राज्य में बड़े बड़े शिलालेखों को गढ़वाया है, उन शिलालेखों पर पॉलिश हुआ है, उन शिलालेखों पर क्या कहते हैं कुछ लिखा गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये अशोक मौर्य पीरियड प्रस्तर शिल्प का क्लाइमेक्स था। क्लाइमेक्स मतलब समझ रहे हैं, चरम बिंदु। इसके बाद प्रस्तर शिल्प कमजोर होना चालू हो जाएगा। तो एक तो सबसे मेन और सबसे प्रमुख शिल्प उद्योग था वो क्या था, प्रस्तर शिल्प। इसके अतिरिक्त हमको शिल्पियों की श्रेणियां दिखाई देती हैं, श्रेणियां, जिसको अंग्रेजी में गिल्ड कहते हैं, श्रेणी संगठन, श्रेणियां। अलग अलग शिल्प की अलग अलग श्रेणियां थी। जैसे जो लोग मिट्टी का काम कर रहे हैं तो उनकी एक अलग श्रेणी बन गई है, जो लोग लोहार का काम कर रहे हैं उनकी एक अलग श्रेणी बन गई, लोहार, चर्मकार, बढ़ई, वस्त्रकार। ऐसे बौद्ध ग्रंथ में 36 श्रेणियों का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु, इसमें 36 श्रेणियों का उल्लेख है। और ये श्रेणियां बहुत हद तक क्या है, अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होती थी। राज्य इनसे टैक्स वसूलता था, राज्य इन पर नियंत्रण रखता था, लेकिन ये अपने आंतरिक मामलों को बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मापतोल की इकाई का निर्माण करेंगे और अपने लिए जो भी नियम कानून है वो अपने हिसाब से बनाएंगे। तो इस शिल्प उद्योग भी इसमें क्या है, मौर्य काल में बहुत
जिसको कहना चाहिए उन्नत अवस्था में था, क्योंकि देखो शिल्प उद्योग उन्नत होगा तभी व्यापार वाणिज्य का विकास होगा, क्योंकि ये शिल्पी लोग बनाएंगे तो वही व्यापारी लोग इधर उधर उसको बेचेंगे। ठीक है ना। तो देखो कृषि हो गया, व्यापार वाणिज्य हो गया, शिल्प उद्योग हो गया। फिर इसमें आता है यातायात एवं संचार। यातायात एवं संचार, तो देखो यातायात एवं संचार की बात है तो मौर्य काल में यातायात और संचार को विशेष महत्व दिया गया है। और देखो जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों का विकास किया गया है। जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों का विकास किया गया है। कुछ हमको व्यापारिक मार्गों का उल्लेख मिलता है, व्यापारिक मार्ग जैसे उत्तरापथ। कुछ हमको व्यापारिक मार्गों का उल्लेख मिलता है जैसे उत्तरापथ, जो बंगाल से लेकर उधर पेशावर तक्षशिला तक जाता है। बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक जाता है उत्तरापथ। ठीक है ना। इसी प्रकार से दक्षिणापथ था, कुछ विशेष बंदरगाहों का उल्लेख हमको मिलता है, भड़ोच है, ताम्रलिप्ति है, गुजरात में बंदरगाह है। ये सारे बंदरगाह पूरा व्यापार वाणिज्य कनेक्टेड थे, जलमार्ग और जलमार्ग से स्थल मार्ग दोनों कनेक्टेड थे। हालांकि जलमार्ग की पहले देखो मगध के समय से जलमार्ग का विकास होने लगा था और जलमार्ग को ज्यादा सुरक्षित बताया गया, यहाँ पर लागत भी कम लगती है, तो जो नदियों का उपयोग है वो व्यापार वाणिज्य के लिए किया जाता था। ठीक है। और फिर इसमें ये लिख सकते हैं कि इस व्यापार वाणिज्य और इन सब के कारण क्या है, नगरीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। मौर्य अर्थव्यवस्था एक नगरीय अर्थव्यवस्था थी। हमको बड़े बड़े नगरों का, मगध था, अवंती है, फिर तक्षशिला है, और ऐसे बहुत बड़े बड़े नगरों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। तो देखो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं में आपको इतना ही बताना है और कुछ है नहीं इसमें। अब इसमें जो मेन फोकस वो है कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, इस पे आपको टिप्पणी पूछ सकता है कि मौर्य अर्थव्यवस्था एक राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। समझाइए, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। देखो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मौर्य साम्राज्य मूलतः एक क्या था, केंद्रीकृत साम्राज्य था। मूलतः केंद्रीकृत साम्राज्य। ठीक है। और इस केंद्रीकृत साम्राज्य को चलाने के लिए क्या है, इनकी भारी भरकम नौकरशाही होती थी, बहुत बड़ी। एक भारी भरकम क्या होती थी, नौकरशाही होती थी। ये नौकरशाही पूरी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती थी। ये नौकरशाही पूरी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती थी। कुछ क्षेत्र तो हमने देखा था राज्य के लिए फिक्स थे कि उसमें केवल राज्य करेगा, और जो काम निजी क्षेत्र के लिए होते थे उसमें भी राज्य की भूमिका होती थी। जैसे अब देखो कृषि की बात करें, कृषि में हमको कैसा राज्य का नियंत्रण दिखाई दे रहा है। देखो मौर्य काल में अधिकतर कृषि कार्य क्या है, स्वतंत्र रूप से कृषक करते थे। ठीक है। लेकिन राज्य भी अपनी निजी भूमि पर कृषि करता था। अब भी हमने देखा है राज्य अपनी निजी भूमि पर कृषि करता था। और यहां पर एक अध्यक्ष है, जो राज्य की भूमि होती थी उसको सीता कहते थे, और इस सीता पर जो खेती करता था उसको सीता अध्यक्ष कहते हैं। राज की भूमि को क्या कह रहे हैं, सीता। तो जो राज की भूमि पर कृषि होती थी उसको नियंत्रित करता था, उस अधिकारी का नाम क्या है, सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष पूरी फसल को बेचेगा और पूरा पैसा कहां जमा करेगा, राजकीय राजकोष में। ठीक है ना। इसलिए देखो क्या है कि मौर्य काल में जैसे कोई जेल में बंद है, अपराधी हैं, दास हैं, उन सबसे क्या करा रहे हैं, कृषि कार्य ही करा रहे हैं। भूमि पड़ी है राज्य के पास, आदमी फ्री है, जेल में बंद है, इनको सजा देना है, इनको जोतो खेत में, जितने दास हैं उनको खेत में जोतो। तो जो जेल में बंद हैं, अपराधी हैं, दास हैं, उन सबसे क्या है मौर्य काल में कृषि कराई जाती थी, क्योंकि जो खाली भूमि पड़ी है उसमें राज्य चाहता था कि खाली भूमि क्यों पड़ी रहे, इसमें कृषि होगी तो हमको कुछ उससे आय हो जाएगी। ठीक है। फिर हम उद्योग की बात करें, उद्योग या व्यापार वाणिज्य की बात करें तो देखो कुछ तो राज्य के एकाधिकार में थे कि प्राइवेट प्लेयर वहां पे होगा ही नहीं।
राज्य का एकाधिकार देखा, जैसे खनन है, नमक है, और भी कुछ वस्तुएं थी जिन पर आम लोगों का कोई अधिकार नहीं था। वन संपदा, शराब, ये सब राज्य के नियंत्रण में थी। और कुछ ऐसी थी जो उच्च अधिकारियों के नियंत्रण में थी, मतलब प्राइवेट लोग हैं उसमें, लेकिन उच्च अधिकारी उसको कंट्रोल करेंगे। एक तो राज्य की 100% मोनोपोली हो गई, और दूसरा क्या है, कुछ उच्च अधिकारियों के नियंत्रण में होते थे। जैसे एक उच्च अधिकारी का नाम मिलता है पोतवा अध्यक्ष। ये क्या करता था, ये माप तोल के बारे में निर्णय लेता था, बांटों के निर्माण, माप तोल देखेगा कि कोई व्यक्ति का उसका तराजू चेक करेगा, कम ज्यादा तो नहीं तोल रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से चुंगी नियंत्रण रखता था, एक शुल्काध्यक्ष होता था, शुल्काध्यक्ष, एक शुल्काध्यक्ष होता था, एक रुपया अध्यक्ष होता था, ठीक है ना। तो एक टाइप से क्या है, राज्य के एकाधिकार भी कर लिया कुछ जगह, और बाकी जगह पर क्या है, राज्य अलग अलग रूपों में नियंत्रण रख रहा है, सीधे खुला नहीं छोड़ दे रहा है। फिर देखो, अभी हमने लिखा श्रेणी संगठन, बताया था कि अलग अलग काम करने वाले लोगों ने एक अलग अलग अपना संगठन बना लिया, जिसको क्या बोला था, श्रेणी संगठन। ये श्रेणी संगठन प्राचीन काल से ही स्वायत्त थे, प्राचीन काल से ही स्वायत्त हैं, मतलब मौर्यों के आने के पहले इनको बहुत ज्यादा फ्रीडम था, और मौर्य काल में भी इनको फ्रीडम बना रहा। लेकिन मौर्य काल ने इन श्रेणी संगठनों पे भी नियंत्रण अपना बढ़ाया, एकदम नियंत्रित तो नहीं कर पाए, लेकिन इन पर नियंत्रण बढ़ाया। और इनके लिए देखो, एक नियम बना दिया कि माह में 2 से 3 दिन तक उनको मुफ्त कार्य करना होता था, 2 से 3 दिन मुफ्त कार्य। मुफ्त कार्य का मतलब समझ रहे ना, ये 2 से 3 दिन की आय किसके पास जाएगी, राजा के पास जाएगी। ब्याज दरें भी अपने हिसाब से राज्य हस्तक्षेप करता था। श्रेणी संगठन 2 से 3 दिन मुफ्त कार्य करेगी, मतलब राज्य के लिए काम करेगी, और ब्याज दरों का निर्धारण में भी राज्य हस्तक्षेप करता है। फिर राज्य नियंत्रण की एक और बात दिखाई देती है कि मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति में तो राज्य का 100% स्थाप है। मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति, मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति। मुद्रा जारी करने का एकाधिकार राज्य के पास था, मुद्रा जारी करने का एकाधिकार राज्य के ही पास था, राज्य के अतिरिक्त कोई मुद्रा जारी नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त राज्य अधिक से अधिक करों की वसूली पर जोर देता था, अधिक से अधिक कर वसूली, और करों की सूची मिलती है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं सोचा बचा था जहां पर टैक्स की वसूली ना की जाए। पैदा होने से लेकर मरने तक हर काम पे सरकार टैक्स वसूलती थी। इवन सोचो यहां पर क्या है, जो बिक्री कर है, व्यापार कर है, मनोरंजन, सोचो मनोरंजन कर उस समय वसूल रहे हैं, वो मनोरंजन कर, जो नट लोग हैं जो रोड पे शो दिखा रहे हैं, इनसे भी राज्य टैक्स वसूलती थी। एक अध्यक्ष का उल्लेख मिलता है, गणिका अध्यक्ष, गणिका अध्यक्ष। ये गणिका अध्यक्ष करता था, वैश्याओं से कर वसूलता था। मतलब सोचो, राज्य ने वैश्याओं तक को नहीं छोड़ा था, उनसे भी वो टैक्स की वसूली करता था। मतलब मौर्य साम्राज्य की एक बड़ी विशेषता है कि बहुत भारी भरकम टैक्स थे, हर काम पे टैक्स था, ऐसा कोई काम नहीं था जो टैक्स से बच जाए, क्योंकि मौर्य शासन की मजबूरी थी, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था, इतनी बड़ी नौकरशाही थी, इतनी बड़ी सेना थी, उसको भारी मात्रा में धन चाहिए। तो हर गतिविधि से राज्य की कोशिश थी कि प्रत्येक गतिविधि से टैक्स की वसूली की जाए। देखो, एक तो पहले क्या, उन्होंने मेन चीजें अपने पास रख ली, कमाई वाली की शराब हम बेचेंगे, खनन हम करेंगे,
वन संपदा से हम करेंगे, नमक का व्यापार हम करेंगे, उससे राज्य को आय होगी। जितनी भी पड़ती भूमि पड़ी है उन सब पे खेती हो रही है, उसमें भी राज्य को आय है, क्योंकि जेल में बंद हुआ है, उसको कुछ नहीं देना, खाना देना है, और वो तो कैदी है, सजा काट रहा है, उससे खेती कराओ, दासों से खेती कराओ, वो पूरा पैसा राज्य के पास जा रहा है। वैश्याओं तक को नहीं छोड़ा उनने, मनोरंजन कर वसूल रहे हैं, हर चीज पर टैक्स है। तो एक प्रकार से क्या है, बहुत टैक्स वसूल वाला साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट लिख सकते हैं, जो अवसंरचना है, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था मतलब क्या है, सड़कें, पुल, जल मार्ग, स्थल मार्ग, इन ये सब क्या है, राज्य के नियंत्रण में थे। अब राज्य के नियंत्रण में थे तो स्वाभाविक सी बात है कि राज्य इधर टोल टैक्स वसूलेगा। आप रोड पे जा रहे हो या नदी मार्ग का उपयोग कर रहे हो, आप निजी व्यापारी हो, तो भी यहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा। तो मतलब देखो, ये ले दे के ये बताना चाह रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य एक, मौर्य अर्थव्यवस्था एक राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। 100% राज्य तो नहीं था, लेकिन राज्य अपनी भूमिका कहीं ना, देखो जहां पर राज्य है वहां तो 100% राज्य का एकाधिकार है, लेकिन जहां पर निजी क्षेत्र है वहां पे भी राज्य अपना हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है, और टैक्स के रूप में तो वो कहीं ना कहीं खड़ा है। हर जगह टैक्स वसूल रहा है, आदमी रोड पे चल रहा है उससे टैक्स वसूल रहा है, आदमी ने कोई वस्तु का उत्पादन किया उससे टैक्स वसूल रहा, जब वस्तु बिक्री तब उससे टैक्स वसूला, हर जगह टैक्स की वसूली की जा रही है। और इस रूप में कह सकते हैं कि मौर्य अर्थव्यवस्था एक राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इतनी बात थी। अब हमको देखना है मौर्यकालीन समाज, मौर्य समाज, मौर्यकालीन समाज की क्या स्थिति थी। ठीक है, देखो मौर्यकालीन समाज, तो मौर्यकालीन समाज में सबसे पहले बताएंगे वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था। भाई मौर्यकालीन समाज में, अब देखो ये तो पूरे प्राचीन भारत या पूरे जितने भी हम राजवंश बनेंगे, सामाजिक व्यवस्था में एक पॉइंट कॉमन होगा, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था वही ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ब्राह्मणों को प्रमुख स्थान था, बात खत्म हो गई। लेकिन क्या है यहाँ पर आप एक लाइन और बताओगे कि मौर्य समाज क्या है, एक वर्णाश्रम व्यवस्था तो थी लेकिन एक बहुलतावादी समाज भी था। चाहो तो दूसरा पॉइंट बता सकते हो, बहुलतावादी समाज, दूसरा पॉइंट बता दो। बहुलतावादी समाज में मतलब क्या है, विभिन्न धर्म के लोग रहते थे, विभिन्न जाति और विभिन्न संप्रदाय के लोग हमको निवास करते हुए दिखाई देंगे। विभिन्न धर्म, बौद्ध, जैन, अजीवक, ब्राह्मण तो थे ही, साथ में क्या है, ब्राह्मण जैसे धर्म बताया, फिर इन धर्मों में भी हमको वर्णों का विभाजन दिखाई देता है, और फिर उसके अंतर्गत भी हमको बहुत सारी जातियों का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुलतावादी समाज। तीसरा पॉइंट बता देंगे कि दास प्रथा, मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के दासों की लिस्ट बताई है, मतलब कि कौटिल्य 9 प्रकार के दास बताता है, 9 प्रकार के अलग अलग श्रेणी के दास हैं। जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य सब दास व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। जैन, बौद्ध, अशोक के अभिलेख, ये सब क्या बताते हैं कि मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित थी। केवल मेगास्थनीज की इंडिका इसका विरोध करती है कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं है, एकमात्र है, लेकिन इतिहासकार मेगास्थनीज के उस विवरण को स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि इतने व्यापक पैमाने पर देखो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कह रहा है, जैन साहित्य कह रहे हैं, बौद्ध साहित्य कह रहे हैं, अशोक ने अपने अभिलेखों में यह बताया है कि दासों की ड्यूटी बताई है कि दासों को क्या करना है, तो दास प्रथा तो मानना ही पड़ेगा, आप इसको खारिज नहीं कर सकते हो। इसलिए मेगास्थनीज की इंडिका की इस विवरण को भ्रामक माना गया है कि शायद मेगास्थनीज को जानकारी नहीं होगी कि दास कहते किसको हैं। उस समय यूनान में दासों की स्थिति अलग थी, तो उसको वैसी दास प्रथा दिखाई। भाई यूरोपीय समाज में दास की स्थिति थी क्या कि दास को जानवरों की तरह बेड़ियों से बांध कर रखा जाता था। भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी, वो तो दास थे गुलाम, खुला छोड़ दिया है, उनसे कृषि कार्य करा रहे हैं, घरेलू कार्य करा रहे हैं। तो दास प्रथा का एविडेंस तो बहुत गहरे रूप में विद्यमान है। चौथा पॉइंट बताएंगे कि मौर्यकालीन समाज मुख्यतः
पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक समाज था। स्त्रियां की स्थिति द्वितीयक थी और वह पुरुषों के अधीन थी। स्त्रियों की स्थिति द्वितीयक थी और वो क्या थी, पुरुषों के अधीन थी। ठीक है ना। और इस पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को यद्यपि कुछ अधिकारों का उल्लेख मिलता है कि कुछ महिलाओं की राज्य की नियुक्ति होती है, जैसे क्या है, अंग रक्षक के रूप में, चंद्रगुप्त के अंग रक्षक के रूप में महिलाओं की नियुक्ति होती थी। तो महिलाओं को प्रशासनिक पदों पर तो दिया जाता था। गुप्तचर के रूप में भी महिलाओं की भर्ती होती थी। तो महिलाओं को कुछ ना कुछ तो राजकीय पद दिए जाते थे, लेकिन देखो वो क्या है, पुरुषों के अंडर है, उनको स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। सती प्रथा का हमको प्रमाण तो मिलता है, सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, वैश्यावृत्ति का भी प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो ये आप बता दोगे कि महिलाओं की स्थिति पुरुषों के अधीन थी और पूरी तरीके से महिलाएं स्वतंत्र नहीं थी। और फिर अंत में बता देंगे कि मौर्य समाज में नैतिकता पर अत्यधिक बल दिया गया है। नैतिकता पर अत्यधिक बल दिया गया है। अत्यधिक बल दिया गया है मतलब क्या है कि लोगों से वर्णाश्रम के नियमों के पालन पर जोर दिया गया है। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से नैतिकता को स्थापित करने का प्रयास किया है। तो मतलब मौर्यकालीन समाज का है, अत्यधिक जोर देता है किस पर, सामाजिक नैतिकता के स्थान पर, सामाजिक नैतिकता पर अत्यधिक जोर देता है। तो देखो मौर्यकालीन समाज में इतनी ही बात बताना है। और चाहो तो बता दो कि शिक्षा और मनोरंजन की क्या व्यवस्था थी, चाहो तो बता दो शिक्षा। तो देखो मौर्य काल में क्या है, शिक्षा की व्यवस्था होती थी, राज्य शिक्षा देता था और शिक्षा में मुख्य रूप से क्या है, धर्म व्याकरण, राजनीति, धनुर्विद्या, इसका शिक्षा माना जाता था। और शिक्षा के केंद्र थे तक्षशिला, उज्जैन, वाराणसी, ये प्रमुख शिक्षा के केंद्र होते थे। ठीक है, और इसी टाइप से मनोरंजन के साधन ही बता देंगे कि नट, गायन, वादन, ये सब मौर्य काल में मनोरंजन के साधन थे। ठीक है, तो देखो ये मौर्यकालीन समाज में हमको इतना ही देखना है। तो देखो